देखिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर एंड में हम लोग ये पढ़ रहे थे, समझा कि नहीं? राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग। हम इसमें 2 क्वेश्चन देंगे, मैं एक दफा ही ये क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे उसमें पहला है, एक मिनट, अरे यार नवेद रजा, तुम्हारी क्लास नहीं, तुमको दिमाग नहीं है क्या यार? तुम्हारी क्लास ट्यूसडे थर्सडे होती है, सैटरडे कहाँ होती है? बिहारी है क्या? भागो यहाँ से, दिमाग उमाग नहीं है तुम्हारे पास। चलिए वरुण, दमन, फराज, समद आंसर दें। अरीशा का बी है, समद का भी बी है। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस बी। अच्छा हाँ, देखिए मोलर कंडक्टेंस बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला, जब भी रहे तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को देखो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि स्ट्रांग है या वीक है। उसके बाद हम देखते हैं, बहुत सारी बातों पर है लेकिन आपको प्रायोरिटी टेबल से याद रखना है। उसके बाद हम नंबर ऑफ आयंस को देखते हैं, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होगा मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरी बात, हम साइज ऑफ आयन को देखते हैं, और लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। जहाँ इनवर्सली होगा वहाँ इनवर्सली लिख दिया जाएगा। तो ये आपको प्रायोरिटी याद होनी चाहिए, समझा कि नहीं? कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस, तीसरा है साइज ऑफ आयन। जैसे मैं क्वेश्चन आपके
हाँ आंसर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन दूर कर लो। अरे अभी जो आंसर दिए हो तो कैसे तुम दो आंसर दे दिए? अरे साइज बड़ा होगा, साइज ऑफ आयन बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी। जब कंफ्यूजन है तो आंसर क्यों दिए थे उस तरह का? इसलिए उसमें LICL है। हाँ तो बस कंसेप्ट याद था तो दो। बिहारी हो तो फिर क्यों कंफ्यूज कर रहते हो तुम? हम्म। देखिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। याद रखिए, गौर से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन एक्सेप्ट H प्लस एंड OH माइनस। याद रखिए द मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इज हाईएस्ट। उसका रीजन भी बताऊंगा। एमंग द ऑल केटायन एंड एनायन, ये याद रखना है। और आप एनसीईआरटी में HCl का डाटा भी ले लो और NaCl का भी डाटा ले लो। उसका रीजन क्या है गौर से सुने। H प्लस और OH माइनस की मोलर कंडक्टेंस हमेशा ज्यादा होगी। समझा? तो याद रखो लेमडा MHCl ग्रेटर देन NaCl, या जो अभी था KCl। और चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए इसका सबसे कम। ये दोनों स्ट्रांग है और स्ट्रांग में H प्लस की साइज बहुत छोटी होती है। लेकिन क्यों? उसका रीजन ये है, इट इज एक्सप्लेन्ड। क्यों ज्यादा? इट इज एक्सप्लेन्ड, ये एक्सपेरिमेंटल है, ऑन द बेसिस ऑफ जंपिंग एबिलिटी। जंपिंग एबिलिटी, यहां गौर से सुनो। जैसे वाटर है, H है, HO है, और आपको मालूम है H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, H3O प्लस वाटर है। H प्लस क्या होता है? जम करके जाता है एक दूसरे के पास। NaCl जम करके नहीं जाता, Na प्लस कूद के नहीं जाता। एक कोई जम करके जाए और एक कोई स्लोली जाए, दोनों में फर्क है। तो इसलिए याद रखें कि H प्लस के अंदर जंपिंग एबिलिटी होती है, इसीलिए उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होती है। तो पूरे मोलर कंडक्टेंस का जब भी आपको ऑर्डर कहे तो HCl और OH वाला का सबसे ज्यादा होगा। हाँ, जंपिंग एबिलिटी, इसलिए ये याद रखना है। बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ, कंफ्यूजन दूर हो गया अब? तो ये याद रखना HCl का बहुत ज्यादा होता है ना? तुम देखोगे भी एनसीईआरटी के इंटेक्स में एग्जाम्पल सबको देखोगे
उसमें देखोगे वैल्यू ज़्यादा है, उसका रीज़न यही है। ठीक है, उसके बाद आओ, देखो तुम ये जानते हो ना, ये तुम ग्राफ पढ़े थे कि लेमडा एम वर्सेस रूट सी डी बाई हकल ऑनसेजर इक्वेशन। तुमको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्टेट था और ये वीक, ए जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये 11 में भी पढ़े, ये वीक है। मैं इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको मालूम है ना ये? हाँ, उसका फॉर्मूला था लेमडा एम सी लेमडा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, ये आप जानते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन कंपटीशन का कोई ठीक नहीं है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे बी के बारे में लिखा है, बी इज द कांस्टेंट, इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। आप देखो, और ये एक तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है डायरेक्टली, बी इज द कांस्टेंट, और ये याद रखो किस बात पर डिपेंड करता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो कंपटीशन की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप टफ टफ क्वेश्चन कर लिया और कुछ बेसिक ऐसी चीज पूछ लिया जो आप जाने, हर क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, समझा कि नहीं? बी इज द कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन, भले लिखे ना लिखे, आपको नोट्स में लिखा हुआ होगा, सबको मैंने नोट्स भेज दिया है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि आपको इसको भी पढ़ना है। बी किन बातों पर डिपेंड करता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। जब एनसीईआरटी लिखा है तो आपको पढ़ के जाना है, इसलिए आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, चार्ज पर डिपेंड करता है, समझा, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये है। तो देखिए इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं कि पाइम वर्सेस रूट सी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये सब पढ़ के जाना है, आपके लिए एक एक नंबर कीमती है, एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है और होता है। तुमको बताना है, मैं 3 चीज लिख रहा हूं, KCl, NaCl और RbCl। तुम्हें बताना है ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। चलो लिख के बताओ। देखो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वेरी गुड। ए जो होगा वो RbCl होगा, वेरी गुड। बी जो होगा वो KCl होगा। तो देखो अब तुम कहोगे सर एनसीईआरटी में ना, भाई एनसीईआरटी में तो ये ग्राफ है। अब अच्छा एग्जामिनर तो इसी पर क्वेश्चन बनाएगा कि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है कि नहीं? तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपसे इंशाल्लाह क्वेश्चन सब बनेगा। तो बोलिए, सबको क्लियर हुआ ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है मालूम है? इन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ये आपको निकालना है, समझ रहे हैं ना? पहले ये देखें कि आपको कंडक्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻⁷, लेंथ आपको दिया 120, लेंथ आपको दिया 120 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, पीएच आपको 4 है। देखिए आपको लेमडा इन्फिनिटी निकालना है, लेमडा इन अल्फा इज इक्वल टू, पढ़े होगे ना, लेमडा एम सी बाई लेमडा इन्फिनिटी। मेन मकसद है आपको अल्फा और लेमडा एम सी निकालना। तो पहले कप्पा निकालो। कप्पा क्या होता है? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, पढ़े हो ना? तो कंडक्टेंस 5 इंटू 10⁻⁻⁷, 120/1, के है 610⁻⁻7, ये आपके पास के आ गया। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻4, तो लेमडा एम 40 है और -4, ये कैंसिल, 40 आ गया। अब हमें अल्फा मालूम नहीं है। देखो पीएच इज इक्वल टू 4 है
तो h प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। याद है वीक का c अल्फा होता है -4, तो अल्फा इज इक्वल टू -4, c कितना है 15, 10⁻⁻⁴, 1/15। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 40/λ इन्फिनिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 600, दिस इज द सी ऑप्शन। आर यू, सबको समझ में आया? जल्दी बोलो, डाटा लिखो, देखो धाए धाए हो जाएगा आपसे। बोलिए बोलिए। फराज समझ में आ रहा है फराज? जी सर आ रहा है।
हाँ, तो ये तो सबका आंसर, हाँ बी आंसर जिसका भी आया सही है। देखिए आपको यहाँ पर कह रहा है NaBr का आपको निकाल लेना है इसकी मदद से। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। उसको सॉल्व कर लेंगे तो सबको आया होगा NaBr कैसे लिखा गया। और इसको फर्दर लिख सकते हैं Na प्लस और Br माइनस। तो आपको Na प्लस दिया हुआ है, समझा? तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा, तो सॉल्व करके C आएगा। चलिए बताइए, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर रहे हैं, सारे लोग ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर खासकर मैं हाइब्रिडेशन वगैरह सबको, और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है एक्सेप्शनल केसेस में, और एनसीईआरटी में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझा? तो पहले तो मैं आसान, पहले आप लोगों को चेक कर लेता हूँ कि भूले तो नहीं हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये हर साल आता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आता ही है इस पर। तो पहली बात तो सारे लोग इसमें जो देखिए नोमेनक्लेचर तो लगभग लगभग सारे स्टूडेंट को आता होगा। और दूसरा ये, हाँ हाँ मैं तो पूछूंगा, नोमेनक्लेचर भी पूछूंगा, कोई ये नहीं है, यानी सब कुछ माने मैं एकदम स्टेप वाइज चलूंगा। नोमेनक्लेचर, बॉन्डिंग, देन आइसोमेरिज्म, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन में टाइम लग जाएगा, आप अपने से लिख के भेजिए, या चलिए आप लोग जब तक लिखिए मैं ऑप्शन भी दे ही देता हूँ। चलिए
हाँ, आंसर आ गया सबका। हाँ ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। फराज, सबको समझ में आ गया। वरुण, डाई अमीन, देखो पहले हम लिगेंड्स का अल्फाबेटिकली और अमीन में डबल एम, जबकि ऑर्गेनिक में अमीन में ए एम होता है, लेकिन रिजेंबल करने के लिए अमोनिया में भी डबल एम, तो इसलिए अमीन में हम डबल एम बोलेंगे। डाई अमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। हम्म, अभी मैं आसान आसान सब दे रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म सब पर कुछ थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा कि अगर भूल गए तो याद आ जाए। हम्म, 6 इज द करेक्ट आंसर। चूंकि इसको ऑक्सिलेट आयन कहते हैं, और ऑक्सिलेट आयन जो होते हैं वो बाइडेंटेट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 3 × 6 हो जाएगा। और x मान के तो आप -6 0, x इज इक्वल टू 3। सबका आंसर आया है ना? यस सर, आगे। हाँ ठीक। हाँ वेरी गुड। अच्छी लग रही है। हाँ।
सब लोग आंसर दीजिए भाई। देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 3d5 4s²। ठीक है भाई, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 है। लेकिन आपको मालूम है ये जो कार्बोनिल है CO इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, याद है सबको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, विच कॉजेज द पेयरिंग, ये सब लोग जानते हैं। ये तो अभी अभी जब तक ये, हाँ पेयरिंग, जब तक ये नहीं पढ़ोगे फिर हाइब्रिडेशन नहीं समझ में आएगा। तो आफ्टर पेयरिंग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 2 ये इधर चला जाएगा और S के भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर ये, समझा कि नहीं? तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमेशा यही सब केस मैं कल और अच्छे से समझा दूंगा आपको, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड में कैसे पेयरिंग, खासकर CO की पेयरिंग, CO की जब भी पेयरिंग होगी तो 4s के इलेक्ट्रॉन में भी इसको पुश करके अंदर जाएंगे। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 कैसे हुआ? जैसे अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CrCN6, 3-, ये करके देखो। समत का ये आंसर है, दमन का B है। तो वो Cr का एटॉमिक नंबर 24 है
आर्गन 3d5 4s1 4s1 ये आपको होता है। Cr पर कितने चार्ज होंगे? +3 है, तो जब +3 चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा? 3d3 3d3 होगा कि नहीं? याद रखिए D3 जब होता है, और से सुने, तो पेयरिंग कॉज नहीं होगी, ये ऐसे के ऐसे ही रहे। क्यों? इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, तो ये 2 ऑर्बिटल। याद रखें ये सब ट्रिक्स दिया जाएगा। नो पेयरिंग, सी इज द ऑप्शन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड सी, अरे ये सब पढ़ाया जा चुका है। D3 जब भी आए तो वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कोई पेयरिंग नहीं होती है। उसका रीजन है, समझा? बोलिए बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ तुम ऐसे ही बोलो कि हाँ, समझ में आया कि नहीं? फराज मियाँ ये सब आता है आपको? जी सर, आगे समझ गए। फराज, जी सर, सर हाँ आगे। ये सब हम रिवाइज करा देंगे, घबराना नहीं। कल के लेक्चर में अभी अभी चेक कर रहा हूँ तुम लोग कितने हो। जी सबका आंसर गलत आ रहा है, तुम लोग बहुत भूले हुए हो। कल मैं बहुत अच्छे से ट्रिक्स दे दूंगा कोऑर्डिनेशन का, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल नहीं, मंडे को है। कल क्यों होगी क्लास? मंडे को है भाई, मंडे मंडे। चलो आंसर दो। एकदम थ्योरी बेस्ड है। तो देखो डी ट्रांजिशन, इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। एक डी से दूसरे डी, ये सारे लोग पढ़े हो कि नहीं? EG एंड T2G, डी ट्रांजिशन विद इन द डी, तभी कलर्ड होता है। समझ गए?
4 आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं। नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल, ओके। देखो इसको COCl3 है, .6H2O है। 2 मोल ऑफ AgCl बनने का मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन आयोनाइज्ड है। तो फार्मूला हो जाएगा, जो आयोनाइज्ड होता है उसको हम बाहर रखेंगे, ये फार्मूला। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी 6 से ज्यादा नहीं होता है, इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल है बस। तुम्हारा कैसे आ गया 4 समझ? अरे आया समझ में? हाँ तुम गलत ही लगाते हो। वरुण, फराज आया? देखो यस सर। आ गया। यस सर। और ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, ऐसे कोऑर्डिनेशन का ही है, लेकिन 11th के हाइड्रोजन चैप्टर में है, CuSO4.5H2O। और इसमें पूछता है नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही एनसीईआरटी के हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बहुत दफा पूछ चुका है ये। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, Cu जो है H2O4, SO4.H2। ये सब पता कैसे चलेगा, आप पढ़िएगा। Cu+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ CuH2O4, वाटर मॉलिक्यूल एक ही रहेगा। जब वाटर बाहर रहेगा तो उसके साथ एनायन होना ही चाहिए, क्योंकि एनायन के साथ ही ये इंटरेक्ट हो सकता है। समझा कि नहीं? ये जो केविटी सॉलिड स्टेट में वॉइड स्पेस जो होता है, वाटर इसी में आता है। हाँ, कोई अकेला वाटर नहीं होगा, इसलिए इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसमें भी कितने हैं? 1। 4 जो हैं वो लीगेंड की तरह। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, समझा? तो CuH2O4, CuSO4.5H2O में दिखने में लगता है स्टूडेंट को कि 5 वाटर है, लेकिन एक्चुअल जो वाटर है वो 1 है। और ये मैं तो केमिकल बॉन्ड में शायद आप लोगों को पढ़ाया हूँ, क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया हूँ ये वाला। और मैंने ये भी बताया था कि पूरी केमिस्ट्री में इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। 4 बॉन्ड है इसमें। ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। जब तक आज आप कल तक पूरा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मंडे को हम आपको कुछ थ्योरी भी बॉन्डिंग का, चूंकि कोऑर्डिनेशन में ट्रिक्स है, तो आधा घंटा मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और मैं जब तक आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके वरुण, समाद, ओके बाय।